अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म्स के अंदर डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन। अगर हम कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस को डिफाइन करने की कोशिश करें, एन एनालिसिस ऑफ द एनर्जी चेंजेस that a molecule undergoes as groups rotate about single bonds is called conformational analysis। इससे पहले हम अपने साबका लेक्चर कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन की वजह से मुख्तलिफ आइसोमर्स जो हैं वो मारज़ वजूद में आते हैं। और अगर हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये इथेन का मालिक्यूल है और इथेन के मालिक्यूल के अंदर ये एटम जो है अगर कार्बन के एटम हो और बाकी इस कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन के एटम हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि तमाम हाइड्रोजन के एटम जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के नतीजे में ये एक दूसरे से निस्बतन दूरी पे जाएंगे और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि बजाय इसके कि ये एक दूसरे के आमने सामने हो, ये एक कार्बन के एटमों के दरमियान इसका एटम मौजूद हो। इसी तरीके से इस कार्बन के इन दो एटमों के दरमियान ये हाइड्रोजन का एटम मौजूद हो। ऐसी कन्फॉर्मेशन को नाम देते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे तो इस कन्फॉर्मेशन को नाम देंगे एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन की सूरत में इनके दरमियान टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा से ज्यादा होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और इनकी स्टेबिलिटी निस्बतन कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसका डाइहेड्रल एंगल चेंज करेंगे और चेंज करने के नतीजे में लगभग कि इसके दरमियान में आएगा, तो ऐसी हालत के अंदर इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम है, टॉर्शनल स्ट्रेन कम से कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निस्बतन कम होगी। और हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि ये दो एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशन इथेन के अंदर थी, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, और इसके दरमियान लातादाद किस्म की मजीद कन्फॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करती थी जिसको नाम देते थे स्क्यू कन्फॉर्मेशन का। मगर अगर हम बात करते हैं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन में और इथेन में बड़ा मामूली सा फर्क किया जा सकता है। अगर हम सिर्फ इतनी तब्दीली करें कि इथेन के मालिक्यूल के कार्बन के एक हाइड्रोजन को उतार के उसकी जगह मिथाइल लगा दें और दूसरी कार्बन के भी एक हाइड्रोजन को उतार के मिथाइल लगा दें, तो इसकी शक्ल लगभग वही है जो इथेन की शक्ल थी। यही वजह है कि हम महज समझने के लिए एन ब्यूटेन को 1,2 डाई मिथाइल इथेन की स्ट्रक्चर के साथ उसको समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि हमारे पास ये मालिक्यूल जो है ये एन ब्यूटेन का मालिक्यूल है जिसमें हमने दोनों कार्बन के एटम को एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। मिथाइल ग्रुप क्योंकि निस्बतन बड़ा ग्रुप होगा तो लिहाजा इसकी रिपल्शन जो है वो भी निस्बतन ज्यादा होगी। और जब हम इसको 60 के एंगल पर रोटेट करते हुए मुख्तलिफ आइसोमर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे आइसोमर जो हैं वो मारज़ वजूद में आएंगे। अगर हम एन ब्यूटेन की कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन के नतीजे में बनने वाले मुख्तलिफ आइसोमर्स के हवाले से बात करते हैं तो उनमें से इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है इस कार्बन का ये एटम जो है नीचे वाली कार्बन के इन एटमों या ग्रुप ऑफ एटमों के दरमियान में लाई कर रहे हैं। ये एटम जो है इन दो के दरमियान में है और ये मिथाइल ग्रुप जो है ये भी उसी तरह इन दो हाइड्रोजन के दरमियान में लाई कर, यानी ऐसी स्ट्रक्चर जहां पे इन ग्रुप्स के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस मौजूद होगा उसको नाम देते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। मगर स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में भी पर्टिकुलरली मिथाइल ग्रुप जो है एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे मौजूद हैं। ऐसी हालत में इस कन्फॉर्मेशन को नाम देते हैं एंटी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन को। इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाली कार्बन जो है उसको रोटेट करें नीचे वाली कार्बन को फिक्स करते हुए
तो पहली तो हमने एंटी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन शो की। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो मजीद 60 के एंगल पे जब रोटेट करेंगे तो मिथाइल ग्रुप रोटेट करके यहां पे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन रोटेट करके यहां पे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन रोटेट करके यहां पे मजीद आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास इस वक्त जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। इससे बनने वाली कन्फॉर्मेशन जो होगी एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन होगी। मगर यहां क्योंकि हाइड्रोजन का सामना मिथाइल से है या मिथाइल का सामना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने है, तो इस एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन को नाम देंगे पार्शियली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। इसकी पोटेंशियल एनर्जी निस्बतन ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर हम इसको मजीद 60 के एंगल पे रोटेट करें, यानी अगर टोटल 120 के एंगल पे रोटेशन होगी, तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये मिथाइल ग्रुप मजीद रोटेट करेगा, यहां पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रोटेट करेगा, यहां पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रोटेट करेगा, यहां पे आ जाएगा। अब ऐसी हालत में एक दफा दोबारा हमारे पास स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बनी है, मगर यहां पे मिथाइल ग्रुप निस्बतन करीब करीब हैं। इस बनने वाली स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन को नाम देते हैं गाउस स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। अगर हम एंटी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन और गाउस स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन के हवाले से देखें तो एंटी स्टैगर्ड के अंदर दोनों मिथाइल ग्रुप के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, जबकि जो गाउस स्टैगर्ड है यहां पे इनके दरमियान डिस्टेंस निस्बतन कम है, लिहाजा इसकी स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड से निस्बतन कम होगी। अगर हम इसको मजीद 60 के एंगल पे रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के नतीजे में ये रोटेट करेगा तो इसके सामने आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रोटेट करेगा तो इस हाइड्रोजन के सामने आ जाएगा, ये हाइड्रोजन रोटेट करेगा तो इस हाइड्रोजन के सामने आ जाएगा। हमारे पास एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनेगी, और जो बनने वाली ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर है इसमें मिथाइल के सामने मिथाइल मौजूद है, दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हैं, लिहाजा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम से कम होगी, लिहाजा इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। आप जब इसको मजीद 60 के एंगल पे रोटेट करेंगे तो ऐसी हालत में ये मिथाइल ग्रुप रोटेट करके यहां पे आ जाएगा, हाइड्रोजन रोटेट करके यहां पे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन रोटेट करके यहां पे आएगा। दोबारा हमारे पास एक दफा फिर स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बनेगी और ये गाउस स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बनेगी। इसी तरीके से अगर हम इसकी फर्दर रोटेशन करते हैं तो ये रोटेशन के नतीजे में मिथाइल हाइड्रोजन के सामने आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के सामने आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के सामने आ जाएगा। एक दफा फिर एक्लिप्स स्ट्रक्चर बनेगी जो कि पार्शियली एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। गोया 360 एंगल की रोटेशन के नतीजे में हमारे पास दो दफा पार्शियली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर बनेगी और दो दफा गाउस स्टैगर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगी। दोनों पार्शियली एक्लिप्स स्ट्रक्चर की एनर्जी एक जैसी, दोनों गाउस स्टैगर्ड स्ट्रक्चर की एनर्जी एक जैसी, मगर एंटी स्टैगर्ड की एनर्जी जो है वो कम से कम, और फुल्ली एक्लिप्स स्ट्रक्चर जो है इसकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा है। यही वजह है कि हमारे पास एंटी स्टैगर्ड के पाए जाने के चांसेस ज्यादा और फुल्ली एक्लिप्स्ड के चांसेस जो है वो निस्बतन कम है। अगर हम इस तरह से बनने वाले जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं उनकी एनर्जी डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास एंटी स्टैगर्ड है, उसके बाद 60 पे पार्शियली एक्लिप्स्ड है, 120 पे गाउस स्टैगर्ड है, 180 पे फुली एक्लिप्स्ड है, 240 के ऊपर गाउस स्टैगर्ड, 300 डिग्री के ऊपर पार्शियली एक्लिप्स्ड और 360 के एंगल के ऊपर एंटी स्टैगर्ड हमारे पास मौजूद है। अगर हम इनकी एनर्जी के हवाले से देखें तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, जो एंटी स्टैगर्ड है उसकी एनर्जी कम से कम है, उससे ज्यादा एनर्जी जो है वो गाउस स्टैगर्ड की है, उससे ज्यादा एनर्जी जो है वो पार्शियली एक्लिप्स्ड की है, और सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो फुली एक्लिप्स्ड की। अगर हम बात करते हैं एंटी स्टैगर्ड और गाउस स्टैगर्ड की तो इनमें एनर्जी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। यही वजह है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर 72% एंटी स्टैगर्ड
और 28% गाउस स्टैगर्ड स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। और इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस लगभग 3 किलो जूल पर मोल का है। यही वजह है कि इस बहुत कम एनर्जी डिफरेंस की वजह से एंटी स्टैगर्ड और गाउस स्टैगर्ड को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये आसानी से इंटरकन्वर्टेबल है। हाँ, अगर टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जाए, -230 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो इस तरह की सेपरेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। इस आर्टिकल के अंदर हमने कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एन ब्यूटेन को डिस्कस किया, जिसमें उससे बनने वाले मुख्तलिफ आइसोमर्स जो थे उनको हमने तफसील से डिस्कस करने की कोशिश की।